सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर वन का जो आज इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ, इंग्लिश सेक्शन को हम देखेंगे। राइट, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और कोई लेवल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने वॉइस के क्वेश्चंस रखे हैं और 2 सवाल इसमें नरेशन के भी हैं। ठीक है, तो देखते चलेंगे क्या जो भी क्वेश्चंस थे। तो सबसे सटीक सबसे तेज जो है ये सिविल स्टाफ आपको जो है आंसर की दे रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे ये पैराजंबल का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। राइट, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है PQRST। अब ये एक ही सेंटेंस बनेगा, अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बट नथिंग वाज रियली शॉर्टलिस्टेड फॉर वर्किंग फॉर हिम माय ब्रदर गॉट। राइट, तो इसको आपने अरेंज करना है और ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रहा है, TPSQR, TSQRP, PTRSQ, TRPQS। राइट, तो ये जो रीअरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट ये वाला होता है बेसिकली, जिसमें एक स्टेटमेंट को अरेंज करना होता है, या S1 और S6 वाले भी आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और लेंदी होते हैं। राइट, तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना इसको, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। राइट, इसमें नॉर्मली तो जनरली रूल तो यही चलता है कि हमें सब्जेक्ट पकड़ना होता है, अकॉर्डिंगली उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब आती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। राइट, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला रूल भी काम ना करे तो आपको एक यहां पे ढूंढना पड़ेगा अनब्रेकेबल पेयर। अनब्रेकेबल पेयर भी होते हैं रीअरेंजमेंट के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं। अनब्रेकेबल मतलब, ब्रेकेबल मीन समथिंग विच कैन बी ब्रेक, है ना, जिसको तोड़ा जा सकता है। अनब्रेकेबल मीन जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक ऐसा जोड़ा आपने ढूंढने की कोशिश करनी है, ये अनब्रेकेबल पेयर से ही आप इसको हिट कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम, तो मतलब ये जो Q और S है ना, ये इकट्ठा आएगा, Q पहले आएगा, इसके साथ S जुड़ेगा, बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम, ये एक अनब्रेकेबल पेयर है जो नहीं टूट सकता। तो हमें यहाँ पे एक हिंट मिल गया। अब हमें इसका सब्जेक्ट वर्ब नहीं ढूंढना है, हम इस अनब्रेकेबल पेयर से भी इसको हिट कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन है जहां पे Q के बाद S आ रहा है। अब यहां देखो Q S पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। राइट, अब Q पहले आएगा ना, फिर S आएगा, यहां पे S पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है, यहां ये भी कट गया। राइट, अब यहां पे भी S पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है, यहां पे भी S पहले आ रहा है, Q बाद में आ गया, तो ये भी कट गया। आंसर डी है। एक ही ऐसी ऑप्शन है जहां पे Q के बाद S आ रहा है। राइट, तो Q के बाद S अगर आपने पकड़ लिया ना कि ये जो पेयर है ये इकट्ठा लिखा जाएगा, बट नथिंग वाज रियली वर्किंग फॉर हिम। अब इस क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ नहीं भी ढूंढोगे आप तो भी आपको आंसर मिल गया। राइट, तो यहां पे आप T और R और P को पहले पढ़ लो। अब इसका मतलब T पहले आएगा, है ना। सो माई ब्रदर गॉट R शॉर्ट लिस्टेड फॉर P, अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स Q, बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम। दिस इज द राइट सेंटेंस। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको ये वाला मेथड नहीं लग रहा है, जब आपने इसको पढ़ा तो आप एक देखो, दो चीजें अगर इकट्ठी आ रही हैं भाई, वो नहीं टूट सकती हैं, इकट्ठी ही लिखी जाएंगी, तो वहां पे फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अनब्रेकेबल पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर अप्लाई होता है। राइट, जिसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को हिट कर दिया, हमने यहाँ सब्जेक्ट वर्ब को नहीं ढूंढा। दैट्स इट। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, मतलब हमें सही वर्ड्स को डालना है। दो ग्रामर का क्वेश्चन है ये। सो ही डैश वेयर नो वन डैश बिफोर। राइट, तो यहाँ पे देखो ही टू डजंट मेक एनी सेंस, ही टू वेयर नो वन वेंट बिफोर, ही गोज चलो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या वेयर नो वन गो टू, नो वन इज ऑल्सो सिंगुलर, तो यहाँ पे भी गोज होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ही यूजेस टू गो वेयर नो वन एवर गॉन बिफोर, डजंट मेक एनी सेंस, आंसर सी होगा। सो ही कैन गो, ये तो अगर आपकी थोड़ी सेंस अच्छी होगी इंग्लिश में तो भी आप इस क्वेश्चन को इजिली हिट कर सकते थे। राइट, सो ही कैन गो वेयर नो वन हैज गॉन बिफोर, सो सी वुड बी द राइट आंसर। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट, थर्ड सवाल बोल रहा है चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये आर्टिकल का क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी काफी मतलब जो पेपर सेटर्स होते हैं उनकी मतलब काफी उनका पसंदीदा चैप्टर है आर्टिकल भी, उसमें से भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। जैसे ये एक सवाल डाला है, सो द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज डैश ऑफ फ्रांस। तो अ कैपिटल ऑफ फ्रांस, जनरल बात हो रही है या स्पेसिफिक बात हो रही है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना था। सो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस।
ठीक है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे बोलेंगे ना, द कैपिटल। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। सिंपल सवाल है, सी आंसर बनेगा इसका। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब बोल रहे चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म मतलब इन्होंने डायरेक्शन में ही आपको बता दिया कि आपको इसका डायरेक्ट बनाना है। दो तरह की स्पीच होती है स्टूडेंट, जब हम नरेशंस को पढ़ते हैं तो एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है, राइट। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, समटाइम्स हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है। अब इन्होंने डायरेक्शंस में क्लियरली मेंशन किया है कि भाई डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करो। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है ये इनडायरेक्ट है, और नरेशन डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है उसको पहचानने का एक सिंपल तरीका है, छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपको ऐसे दिया है पेपर में, ही सेड टू मी, है ना, ही सेड टू मी, और ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया होता है तो ये डायरेक्ट होती है। मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में गिवन है तो वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जाता है, उसकी जगह हम दैट लगाते हैं और भी चीजें लगती हैं। तो हमें डायरेक्ट बनाना है। तो सूरज आस्क्ड मी, इफ आ गया यहाँ पे, राइट। इफ तब लगता है स्टूडेंट जब इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। जब भी आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब भी ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो हम इफ और वेदर का यूज करते हैं। तो ये तो नहीं स्टार्ट हो रही है तो सी तो वैसे कट जाएगा, ये भी नहीं स्टार्ट हो रही तो सिंपल सेंटेंस है, ये भी कट जाएगा। दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इफ और वेदर तब लगाया जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह व्हेनेवर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद एनी helping verb. Helping verbs like is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, ये सारी helping verbs हैं। तो दो ही ऐसी helping verbs हैं, यहाँ do you watch बोल रहा है और यहाँ डिड यू वॉच बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू होगा तो वो डिड में जाता है, सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यहाँ लगा रहा है देखो इफ आई हैड, तो इसका आंसर बी है। बी क्यों है? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट टेंस होता है उसको पास्ट में ही कन्वर्ट किया जाता है, राइट। डू डज डिड में जाता है, इज एम आर वॉज वर में जाता है, हैज हैव आपका हैड में जाता है, हैज बीन हैव बीन आपका हैड बीन में जाता है। सो द होल प्रेजेंट टेंस इज मॉडिफाइड इनटू द होल पास्ट, राइट। व्हाइल जो पास्ट टेंस होता है उसको पास्ट में ही चेंज किया जाता है। सिंपल पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब सेकंड फॉर्म होगी या डिड होगा तो उसको हमें लेके जाना पड़ेगा हैड प्लस V3 में, और अगर कहीं पे वॉज वर V1 ING आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो वो जाएगा आपका हैड बीन प्लस V1 ING में। मींस जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, जैसे कि डिड यू वॉच सिंपल पास्ट है, राइट, और ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, ये P.P में बना। तो आंसर बनेगा जिसका बी। कम टू द नेक्स्ट, राजू सेज टू सुनीता आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट। हो सकता है ये सवाल किसी बच्चे ने गलत किया हो पेपर में, ठीक है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि शायद बी भी हो सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो पहला हिस्सा होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। सो द पार्ट जो बाहर आता है स्टार्टिंग में उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और अगला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो जब कभी भी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर ये पास्ट टेंस में ना हो, जैसे यहां बोल रहा है राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सेज आ रहा है, अब यहां सेड नहीं है, अगर यहां सेड होता, ठीक है, तो फिर आगे टेंस चेंज होता। अब बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि राजू टेल सुनीता दैट ही वॉज, यहां टेंस बदल रहा है जबकि यहां सेड नहीं है। आगे टेंस तभी बदला जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जब पहले सेड होगा तभी आगे टेंस चेंज होता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब वुड बी इन पास्ट टेंस देन यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अदरवाइज टेंस नहीं बदला जाता, इसलिए बी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी। राजू टोल्ड सुनीता, ठीक है। अब सेज को टोल्ड में तो नहीं चेंज करते, ठीक है। अब ये जो सेड टू होता है, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। राम सेड टू मी तो राम टोल्ड मी। अब सेज को तो सेज में लिखेंगे या तो टेल्स में जाता है, ये जाएगा टेल्स में क्योंकि ये है प्रेजेंट टेंस और आगे टेंस चेंज नहीं होगा। तो आंसर इसका सी बनेगा। राजू टेल सुनीता दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लग गया, ठीक है। सिर्फ पर्सन चेंज होगा, ठीक है। यहां फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा किसके अकॉर्डिंग? राजू। राजू क्या बना? ही। सो टेंस नहीं चेंज होगा, हालांकि पर्सन आपको बदलना पड़ेगा। सन फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज में जाता है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है आई, जो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ही बन जाएगा। तो ही वॉज नहीं होगा, ही इज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ऑन दैट प्रोजेक्ट है, अगर वहां दिस प्रोजेक्ट होता तो भी हम दैट में जाते, तो सी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो बोला आउट ऑफ डैश विच डैश टू बाय। अब सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन मेथड पे जाओ। यू के साथ क्या कभी वॉन्ट्स लगता है? यू वॉन्ट्स टू गो देयर या यू वॉन्ट टू गो देयर। यू सेकंड पर्सन है, अपने साथ एसोरियस नहीं लेता, ड्रॉप हो जाएगा। यू के साथ वॉन्ट्स लगा रहा है, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, ये भी कट जाएगा। आंसर है बी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड पे भी जाओगे, अगर आपको अच्छा ग्रामर का नॉलेज है तो आप ऑप्शंस को वैसे ही ड्रॉप कर दोगे और अपने राइट आंसर तक आप वैसे ही पहुंच जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, यू के साथ कभी भी एसोरियस नहीं लगाते, तो आंसर बी है। सो आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वॉन्ट टू बाय, विच डू यू वॉन्ट टू बाय, राइट, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर, राइट। अब पूरा जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो ये है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो है द विनर्स ऑफ दिस ईयर, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपको पता है वॉइस का रूल क्या होता है। अब पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये लगा रहा है इज रिवॉर्डिंग, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोल लो, तो इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट पहले लेके आना पड़ता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज, देन एम, देन आर लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल पता होना चाहिए, पैसिव वॉइस में बीइंग भी लिखा जाता है। यही एक मेन चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हमें लिखना है बाय, देन हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, राइट। अब यहां पे आप देख लो द मिनिस्टर इज बीइंग द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट को पहले ला ही नहीं रहा, कट जाएगा। सो द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग, द विनर्स ऑफ दिस ईयर ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। अब यहाँ पे द विनर्स ऑफ दिस ईयर तो ठीक लिख रहा है, लेकिन यार बीइंग नहीं लगा रहा, तो ये भी कट जाएगा। द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर रिवॉर्डेड, यहाँ पे भी बीइंग मिस कर रहा है, ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन है जहां पे बीइंग है वो है बी, और ए ऑप्शन में भी बीइंग है लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट को पहले नहीं लिख रहा है, तो ऐसे हमने एलिमिनेट किया और हम अपने राइट आंसर तक पहुंच गए, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, राइट। तो एक ऑपोजिट वर्ड पूछा गया आपसे, इंटरनल ऑपोजिशन डेबिलिटेटेड द इमेज ऑफ आवर फैमिली, राइट। सो डेबिलिटेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वीक, किसी को मतलब कमजोर कर देना, जैसे फ्लिम्सी हम बोल देते हैं, फ्रेल बोल देते हैं, फीबल बोल देते हैं, अटेन्यूएट भी हुई होता है। सो डेबिलिटेट इज टू वीक, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा स्ट्रेंथन्ड, राइट आंसर बनेगा वीकनेस का, डेबिलिटेटेड का स्ट्रेंथन्ड हो जाएगा। ठीक है जी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि भाई सही वाक्य को ढूंढो, ये थोड़ा सा आपको ग्रामर का ही नॉलेज है यहाँ पे भी। इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम, इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम, इट्स what exactly happened with our project every time। यहाँ पे टेंस लगा रहा है happens, यहाँ लगा रहा है happened, यहाँ पे हो रहा है it's what exactly happened with our project every time, right। अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब it's ये वाला लूंगा या इसको लूंगा या इसको लूंगा या इसको लूंगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पोजेसिव होता है, प्रोनाउन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, राइट। और इसका फोर्थ केस होता है आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। अब देखो सब्जेक्ट में जैसे इट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी इट होता है। पोजेसिव के दो भाग होते हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। पोजेसिव प्रोनाउन का जो पोजेसिव केस होता है उसको दो पार्ट होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे आप बोलते हो आई मी, यहां माय यहां माइन, तो पोजेसिव एडजेक्टिव में माय होता है, पोजेसिव प्रोनाउन में माइन होता है, आगे जाके माई सेल्फ होता है। उसी तरह इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये होता है इट्स, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वहां कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, राइट। तो यहां पे तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा है, इसको सब्जेक्ट बना के लिख रहा है, तो हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस वाला चीज, इसका मतलब होता है इट इज, इट्स माय पेन, तो आप इसको ऐसे ही बोल रहे हो ना, इट इज माय पेन, तो ऑब्वियस है ये वाली ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। सी वाली ऑप्शन दम तोड़गी, ठीक है। इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन, हैपन नहीं होगा, हैपन्स होगा, ठीक है। तो इट किस आधार पे हमें हैपन्स लगाना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा इसका बी। तो मैंने आपको बता दिया ये जो ये वाला इट्स होता है इसका मतलब इट इज होता है,
तो यहाँ तो सब्जेक्ट बना के लिख रहा है ना इट को, तो फिर हमें वहां पे लिखना पड़ेगा इट इज, इट्स वाला लगेगा, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। इट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद आवर प्रोजेक्ट एवरी टाइम, मतलब हर बार हमारे प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ही होता है। ये सवाल 10th नंबर जो क्वेश्चन है 2-3 दिन पहले मैंने एज इट इज पढ़ाया था बच्चों को, जो मेरा लाइव सेशन लगाते हैं, सेम 1 वर्ड कराया था और देखो यही पेपर में आ गया। ठीक है, तो कुछ पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से। तो ये कौन पर्सन होता है भाई? अ कॉनोसियर इज वन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग, is extra conscious about one's image, is always criticizes others, is impartial and just। एक्चुअली ये वो पर्सन होता है जिसको आर्ट की, कल्चर की परख होती है, ठीक है, उसका वो रखता है, उसका नॉलेज रखता है बंदा। तो यहाँ पे तो क्रिटिसाइज अदर्स ऑलवेज करता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ए, हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब आर्ट की हो सकती है, लिटरेचर की हो सकती है। ठीक है, तो ये वो पर्सन होता है। तो ये थे हमारे 10 सवाल। तो मुझे नहीं लगता इसमें कि कोई क्वेश्चन बहुत ही टफ था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन हमने मिस तो नहीं करा है? ठीक है, यही थे। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आज की परीक्षा भी आपकी बहुत अच्छे से हुई होगी। तो दोस्तों, आपका जो पेपर 1 था उसमें जो हिंदी का भाग पूछा गया था, उस हिंदी के भाग में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका अनुमानित उत्तर क्या हो सकते हैं, उन पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, कृत्य प्रत्यय कौन से होते हैं। ठीक है, प्रश्न था कृत्य प्रत्यय वे होते हैं, अर्थात प्रश्न बनता है कृत्य प्रत्यय कौन से होते हैं, जो क्रिया के बाद लगते हैं, या जो क्रिया की मूल धातु के साथ लगते हैं, या फिर जो क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, या जो क्रिया शब्दों का विस्तार करते हैं। तो यहां पर सही विकल्प बनता है ए, क्योंकि अगर हम परिभाषा की बात करें तो कृत्य प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया या धातु के बाद लगते हैं, क्रिया या धातु के बाद लगते हैं, उनको कृत्य प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार यहां पर क्रिया के बाद लगते हैं, तो यह विकल्प बिल्कुल उचित बनता है। क्रिया या धातु के बाद जो लगते हैं उनको कृत्य प्रत्यय बोला जाता है, तो विकल्प ए यहां पर बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण पूछा गया था, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अध्यय, अध्येता, अध्ययन या अध्ययनशील। ठीक है, ये विकल्प आपको दिए गए थे, तो इसमें से सही विकल्प आएगा अध्येता। ठीक है, अध्येता विकल्प जो होगा वो विशेषण नहीं है। ठीक है, देखें, अध्यय क्या होता है? पढ़ने योग्य। अध्येता क्या होता है? पढ़ने वाला। अध्ययन क्या होता है? पढ़ना। और अध्ययनशील क्या होता है? पढ़ाकू। अब यहां पर विद्यार्थियों में थोड़ी सी शंका यह भी बनती है कि अध्ययन क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना तो क्रिया हुई। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ना क्रिया भी हुई, परंतु यहां पर देखेंगे जैसे कि अध्येता है, मान लीजिए पढ़ने वाला व्यक्ति है। यहां पर कई विद्यार्थियों में यह शंका है कि पढ़ने वाला जो व्यक्ति है ये क्या है? विशेषण नहीं है। परंतु देखिए, अब हम बात करेंगे कि दानी व्यक्ति है। ठीक है, हमारे पास एक शब्द है दानी। ठीक है, अब दानी शब्द है, अब इसकी विशेषता बताएं क्या है? दानी शब्द की विशेषता क्या होगी? कि वह क्या करता है? दान करता है, ये उसकी विशेषता हुई। तो अध्येता कौन होता है? पढ़ने वाला। ठीक है, तो पढ़ने वाले की विशेषता क्या हुई? कि वह पढ़ता है। तो पढ़ता क्या आ गई यहां पर? पढ़ता, अर्थात अध्ययन क्या हुआ? अध्ययन क्या हुआ यहां पर? विशेषण हुआ। ठीक है, तो अध्ययन यहां पे विशेषण हुआ, तो विकल्प अध्ययन विकल्प मतलब कि जो अध्येता विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, अध्ययन के साथ नहीं जाएंगे, विकल्प हमारा रहेगा 2। ठीक है, ये बिल्कुल सही विकल्प है और ये गलत विकल्प आएगा। चलें आगे चलते हैं। पंडित जी ने कुश की चटाई पर आसन जमाया, रेखांकित पद किस कारक का प्रसंग है? अर्थात ये जो चटाई पर ये रेखांकित किया गया था, विकल्प है अपादान, करण, अधिकरण या संप्रदान। ठीक है, तो ये हमारे पास साधारण सा प्रश्न था, अधिकरण ये आएगा। ठीक है, क्योंकि पर जो क्या है उसकी स्थिति बता रहा है। ठीक है, कि क्या किया? पंडित जी ने कुश की चटाई पर, चटाई के ऊपर बैठे, तो अधिकरण यहां पर बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जो प्रश्न था, नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे, रेखांकित संज्ञा शब्द हमें बताना था। नेताजी क्या थे? वहां पर रेखांकित थे। ठीक है, तो रेखांकित में से क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? तो यहां पर विकल्प ए व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही रहेगा। नेताजी के सपनों का भारत सभी मिलकर बनाएंगे।
ठीक है। तो नेताजी, नेताजी क्या है यहाँ पर? व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। नेताजी कौन है? व्यक्ति है, तो व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस जमीन के नीचे कुछ दबा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दबा पड़ा है, रेखांकित शब्द पर हमें क्या करना था? सर्वनाम का भेद बताना था कि निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ दबा पड़ा है, तो ये क्या कर रहा है? अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। कुछ क्या है? अनिश्चित है कि क्या दबा पड़ा है, ये बिल्कुल ज्ञात नहीं है, ठीक है। कुछ क्या है? निश्चित हो नहीं सकता कि कुछ मतलब शंका है यहां पर, तो कुछ आएगा अनिश्चयवाचक, ठीक है। उसके बाद पंचवटी का समासिक विग्रह, ठीक है। समास में से यह प्रश्न पूछा गया था। पंचवटी क्या है? 5 वटों का समूह। पंच और वटी, पंच की लिए वटी या 5 वटों से घिरी प्रसिद्ध जगह, ठीक है। तो पंचवटी यहां पर क्या होता है? पंचवटी 5 वटों का समूह। जहां पर 5 वटों का समूह हो, 5 वट हो, वट बोला जाता है पीपल को भी, ठीक है। वट वृक्ष बोला जाता है, वट जहां पे वट हो, ठीक है। 5 वटों का समूह, वहां पर आएगा हमारे पास पंचवटी, ठीक है। 5 वटों का समूह। उसके बाद है महात्मा जी के प्रवचन को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। महात्मा जी के प्रवचनों को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो इसमें से हमें वाक्य का उद्देश्य बताना था। वाक्य का उद्देश्य क्या है? महात्मा जी है, महात्मा जी के प्रवचन है, मैं है, या मंत्रमुग्ध हो गया, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, उद्देश्य, ठीक है। यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? महात्मा जी के प्रवचनों के बारे में बात की जा रही है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मंत्रमुग्ध क्यों हो गया? क्योंकि मैंने महात्मा जी के प्रवचन सुने। तो यहां पर उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा महात्मा जी के प्रवचन, क्योंकि उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाती है वो है उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मछली का पर्यायवाची मीन, मीनाक्षी, मत्स्य और शफरी, ठीक है। ये हमारे पास विकल्प दिए गए थे। तो इसमें से जो मीनाक्षी होता है, ठीक है, जो मीनाक्षी होता है वो मीन का, मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीनाक्षी का अर्थ होता है, मीनाक्षी के यहां पर देखेंगे दुर्गा, हरिप्रिया, इंद्रा, ठीक है। दुर्गा को बोला जाता है मीनाक्षी। और मछली के देखें पर्यायवाची यहां पे मीन, मत्स्य, झक, झप, जल जीवन, शफरी और मकर, ठीक है। ये सारे के सारे मीनाक्षी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? संयुक्त क्रिया का प्रयुक्त नहीं किया गया है। संयुक्त क्रिया, पेंसिल घिस गई, मैंने उसे पत्र लिखा, बच्चा रो पड़ा, टायर फट गया, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 क्रियाएं जहां पर ना हुई हो वो हमें बताना था। तो वो है मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने उसे पत्र लिखा, एक ही क्रिया हुई है, पत्र लिखना, ठीक है। यहां पर देखेंगे पेंसिल घिस और गई, घिस गई, घिसना क्या है? क्रिया है, ठीक है। घिसना क्या है? क्रिया। और गई, गई क्या है? चली भी गई वो, ठीक है। घिस घिस कर चली गई, तो यहां पर क्या हो गया? घिस और गई 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। बच्चा रो पड़ा, ठीक है। रोना और पड़ा, रो पड़ा, रोना क्या है? क्रिया है, ठीक है। और पड़ा, पड़ा मतलब पड़ा भी होता है, पढ़ना, कि पढ़कर रो रहा है वो, रो पड़ा, ठीक है। ऐसे भी यूज होता है, ये ऐसे भी प्रयोग होता है पढ़ा, ठीक है। यहां पर 2 क्रियाएं, रोना, ठीक है, 2 क्रियाएं यहां बता, पढ़ना मतलब पढ़ गया वो, ठीक है, बिस्तर पर पड़ गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सो गया, लेट गया, पढ़ना, ठीक है। टायर फट गया, फट और गया, फट क्या है? क्रिया है, फट, और गया, फट के समाप्त हो गया, चला गया वो, ठीक है। तो 2 क्रियाएं, मैंने उसे पत्र लिखा, यहां पर एक ही क्रिया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रूपक अलंकार का उदाहरण हमें बताना था। रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? थोड़ा सा यहां पर कठिन प्रश्न था, ठीक है। यहां पर क्या है? डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा सम, ठीक है। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, और बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ गई, बढ़ जाई, तरिन तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो विकल्प इसमें से बढ़त बढ़त, सी विकल्प, ठीक है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाई, बढ़ जाई, यहां पर रूपक अलंकार है। बाकी देखेंगे, देखेंगे डाल डाल अलिपिक के गायन का बंधा सम, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार है। उसके बाद नभ मंडल छाया मरुस्थल था, इसमें आता है उपमा अलंकार, ठीक है।
बढ़त बढ़त संपत्ति रूपक अलंकार हो गया, तरनी तनुज तट तमाल तरुबर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, तो विकल्प सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल उचित विकल्प रहेगा। ठीक है दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है पीजीटी कमीशन का फिजिक्स, उसका पेपर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे, आपका एचपीजी के और जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, जीएस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर डिस्कस होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आंसर की में आपका जो है 15 क्वेश्चंस आपके एचपीजी के हैं। तो पहले हम वो क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेपर के लेवल की अगर बात करें तो आपके जो सर्वे से क्वेश्चन आए हैं वो थोड़ा आपके इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं और काफ़ी फैक्चुअल डाटा आपसे उसमें पूछा गया है। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपके मॉडरेट लेवल के हैं, तो वो आंसरेबल है, वो आंसर आप कर सकते थे इजीली। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है इस आंसर की में जो आपका जो सेट है वो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट है एचपीजी के। तो पहला आंसर जो है यहाँ पे आपसे पास पूछा गया है कि चंबा और कांगड़ा को कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, वारू पास। राइट, तो बाकी 2 पास आप यहाँ देख सकते हैं। 3 पास नलगांव पास है आपका, ये आपका किन्नौर गढ़वाल को कनेक्ट करता है। सच पास है, चंबा पांगी को कनेक्ट करता है। वारू पास कांगड़ा चंबा जो आपका करेक्ट आंसर था, और शिंका पास आपका किन्नौर गढ़वाल को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है लोकेशन ऑफ कुगटी विलेज। तो आपका कुगटी विलेज जो है, कुगटी नाम का गांव है, ये कहाँ पाया जाता है? आपका स्पीति में, भरमौर में, लाहौल में या किन्नौर में। तो अगर कुगटी आपको पता होगा तो ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जो है बी, भरमौर। तो आंसर यहाँ पे हो गया आपका बी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मैच्ड करेक्टली। तो कौन सी सही से यहाँ पे मैच की गई है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दी है, साथ में ही आपको डिस्ट्रिक्ट दी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ए, तरला जो आपका तलरा है ये आपका शिमला में है। बाकी 3 जो है आपके गलत ऑप्शंस के साथ मैच की गई है। तो नारगू आपका मंडी में है, शिल्ली आपका सोलन में है और टुंडा आपका चंबा में है, इसलिए सिर्फ ए जो है वो करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है कौन सा आपका करेक्ट परसेंटेज है ऑफ जीएसडीपी ऑफ द टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। कमिटेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी नहीं, आपसे कमिटेड एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है? जो आपकी गवर्नमेंट सैलरीज, पेंशन्स के फॉर्म में अपने सिटीजन्स को देती है, वो आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर में आता है। तो 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, आपका पेंशन है, सैलरी है और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जो आंसर इसका बन रहा है वो आपका सी है, 14.36%। बाकी जो कमीशन की है वहां से थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर इन खरीफ क्रॉप इन द ईयर 21-22। तो यहाँ पे देखो आपसे 21-22 का डाटा जो है वो पूछा गया है, वो भी आपको खरीफ क्रॉप में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन से जिले की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ आपका आंसर है डी। राइट, ये भी काफी आपका डिफिकल्ट लेवल में डालेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका पास्ट ईयर का डाटा यहाँ पे आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। तो ये आपका काफी इजी क्वेश्चन है आपका सर्वे में से ही, बट सर्वे में काफी सालों से आपका ये कांस्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो आपका एक ही आंसर है यहाँ पे 0.95। ठीक है जी, तो ये काफी टाइम से आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू रिहैबिलिटेशन ऑफ विडो आफ्टर रिमैरिज। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट 2023-24 का, उसमें आपका दिया गया है विडो रीमैरिज के लिए जो रिहैबिलिटेशन है उसके लिए दिए जाते हैं 2 लाख रुपीज। लेकिन आपकी जो न्यूज़ है 2023 में
जुलाई के महीने में आपकी एक न्यूज आई थी, उसमें था कि आपके जो सीएम है वो कंसिडर कर रहे हैं कि आपका 65,000 से इंक्रीज करके 1 लाख कर दी जाए ये राशि। तो इसीलिए हम जो है पुराने वाला इन ऑप्शंस में जो आपका वैलिड है आंसर वो आपका 65,000 ही है अगर हम वो देखेंगे, पर सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो अभी इस वक्त एट प्रेजेंट जो है वो आपका 2 लाख है। ठीक है, तो ये भी कमीशन की उस आंसर की पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं, बट अगर पास्ट डाटा हम देखें तो 65,000 इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे का वो पार्ट जहाँ पे आपका विडो रिमैरिज स्कीम के बारे में आपको बताया गया है। दूसरा आपका यहाँ पे देखो ये न्यूज़ है जो आपका जुलाई में लास्ट ईयर 2023 की है, जहाँ पे आपका कंसिडर किया गया है कि 65,000 से बढ़ा के 1 लाख करेंगे, राइट। तो यहाँ से ये आपका डेटा उठाया गया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना जो है ये किस कैटेगरी को मिलती है, मतलब किन लोगों को ये दी जाती है। तो ये है आपके आर्टिसंस के लिए, क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस के लिए। तो आंसर है आपका सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्राम कौशल योजना है ये आपकी वुड क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, जो भी स्टोन क्राफ्ट, ये सारे जो आर्टिसंस हैं इनके लिए अवेलेबल है। Next is, which of the following district of Himachal Pradesh has the lowest urban women population as per census 2011? तो यहाँ पे आपका ये भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा गया है, बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है। एक तो आपको पूछा गया है कि अर्बन, रूरल अर्बन में अर्बन एरिया का डाटा, दूसरा आपसे पूछा गया है विमेन पॉपुलेशन, तीसरा आपसे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो ये आपके बहुत इन डेप्थ, ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ये डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत हाई है। तो आंसर यहाँ पे है जो लोएस्ट अर्बन विमेन पॉपुलेशन है ये आपको देखने को मिलती है बी, हमीरपुर में। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वॉज क्रिएटेड ऑन, तो डेट्स आपको दी गई है, तो बस आपको अगर ईयर पता होगा 2014, 15, 16, 17 सारी आपको ईयर्स यहाँ पे गिवन है। तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर भी पूछ लिया गया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था एक पेपर में। तो आंसर इसका है सी 2015, 14 सितंबर 2015। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन एनवायरमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। अब इसका भी डिफिकल्ट लेवल बहुत हाई है क्योंकि पहली बात तो आपसे 2021 का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पूछा गया है, दूसरी बात आपसे कंपोनेंट पूछा गया है उसका, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको रैंक किया जाता है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन यहाँ पे उसके जो 8 थीम है, हर डिस्ट्रिक्ट को आपके 8 थीम के बेसिस पे जो है वो रेट किया जाता है। अब उसमें आपका जो एनवायरमेंट का थीम है उसमें रैंक पूछा है। अगर आप इसकी बात करो तो कांगड़ा का जो है वो है फर्स्ट रैंक। ठीक है जी, तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कांगड़ा का रैंक है फर्स्ट, लेकिन एनवायरमेंट कंपोनेंट में उसका रैंक है 3। तो इसीलिए ये आपका बहुत ही डिटेल में है, ये आपका सर्वे से जो है स्निपेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 का कांगड़ा का है फर्स्ट रैंक ओवरऑल, पर ये इसकी कैटेगरीज है, ये इतनी सारी कैटेगरीज है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, विमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे आपसे ये एनवायरमेंट वाला कंपोनेंट पूछा गया है, तो एनवायरमेंट वाला कंपोनेंट देखो कांगड़ा जो है इसका कितना है, 3rd रैंक एनवायरमेंट में। ठीक है, तो इतना डिटेल में गए आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, टेम्पल दिए गए हैं और जगहें दी गई है। तो यहाँ पे अगर आपको बाकी सब नहीं भी पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि पराशर टेम्पल इज इन योर मंडी, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अब आपको ए बी सी नहीं भी पता है तो भी आप इसको आंसर कर सकते थे क्योंकि इजी आपका करेक्ट में डाला था। नेक्स्ट देखिए, When was the किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश carved out? तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हमने अपने सेशन जो किए थे वहाँ पे लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस भी किया था, और लास्ट आपका जो पेपर हुआ है पीजीटी हिंदी का वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन हमें रिलेटेड देखने को मिला है। तो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना था आपका 1960 में, और 6th डिस्ट्रिक्ट 6वां जिला था ये आपके हिमाचल का। आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका
फॉर द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ चंबा टाउन एक पावर हाउस इंस्टॉल किया गया था, किसके द्वारा? भूरी सिंह के द्वारा, जो राजा भूरी सिंह थे आपके चंबा के। तो ये आपका कौन सी नदी पे था? तो अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है हमने, उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, वहां पे भूरी सिंह का कंट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो बहुत इजीली आप इसको आंसर कर सकते हो। ये है आपका साल है इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट है आपका घनवी हाइडल प्रोजेक्ट। घनवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कौन से जिले में है? तो बस यहाँ पे आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट का जिला पूछ लिया गया है, कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा। तो ये आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है शिमला में, ठीक है जी। तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया सी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे HPGK के। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके GS के। तो GS के क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे इसी वीडियो में, मैं ही आपसे डिस्कस करूंगी। हाँ जी, जो आपके GS और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो आपके 36 से स्टार्ट हो रहे हैं इस वाली सीरीज में। तो 36 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियाज GDP इन 2023-24 एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो आपका रिलीज किया है NSO ने जनवरी 2023 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका 7.3% बी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपके कैबिनेट की स्ट्रेंथ जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती स्टेट के लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ से, ये आपका कौन से आर्टिकल में गिवन है? तो आंसर यहाँ पे है D 164। नेक्स्ट है आपका कि आपको वुमेन इलेक्टेड इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस बताना है जो आपके 2023 में इलेक्शंस हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका A 27 वुमेन जो है वो इलेक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड में आपको कौन सी स्टेट के राइटर को ये अवार्ड मिला है? तो आंसर यहाँ पे है आपका B गोवा स्टेट के राइटर को मिला है 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट आपका है अर्जुना अवार्ड 2023 इन स्क्वैश। अब यहाँ पे आपको स्क्वैश में पूछा है 2023 में अर्जुना अवार्ड किसको दिया गया है? ये है आपके A हरिंदर पाल सिंह संधू। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 सिटीज एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। ये भी आपका करंट अफेयर से है, तो आंसर है C पुणे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है? आंसर है आपका B सतलुज। तो सतलुज आपको, ये तो आपका HPGK से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इंडस वाटर सिस्टम में है आपका सतलुज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है और करेक्ट इसमें से है आपका इट्स गौचर मेला ऑफ चमोली इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। तो आपको पता होगा इंडस जो है वो इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, तो इसीलिए आपकी ट्रीटी साइन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में, और यहाँ पे आपका है ऑप्शन C करेक्ट कि इट्स एलोकेटेड ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया। तो इस ट्रीटी की जो आपके टर्म्स है उसके हिसाब से जो ईस्टर्न रिवर्स है वो इंडिया को मिली है, तो आंसर C हो गया। 45th आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये है आपका B, इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है 46 आपका पूछ रहा है आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन मेन सिंगल इन जापान ओपन 2023। तो आंसर आपका है A डेनमार्क। 47th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज कंट्री। तो यहाँ पे आपको पेयर दिए गए हैं और आपको जो करंट अफेयर्स है उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे आपका B ऑप्शन जो है फिलिप न्यूसी, ये प्रेसिडेंट है मोजाम्बिक के, तो ये आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी तीनों है आपका करेक्टली मैच, क्योंकि ये आपके प्रेसिडेंट नहीं, आपके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नेक्स्ट है 48 विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लिकर्स। तो कौन सा पॉलीमर यूज होता है? आपका ऑप्शन है B ग्लाइप्टल पॉलीमर आपका यूज होता है। फिर 49th है व्हेन वाज द UN फ्लैग ऑफिशियली अडॉप्टेड। तो UN फ्लैग आपका ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया? तो यहाँ पे आपका आंसर है D 1947। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ग्रेट मॉस्क ऑफ किलवा फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो ग्रेट मॉस्क ऑफ किल्वा जो आपके करंट अफेयर्स में थी वो आपकी क्यों न्यूज में थी और कहाँ से थी, तो आपसे बस कंट्री पूछी गई है, तो आंसर है आपका ए तंजानिया। तो ये हमारे क्या है आपके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपके हिंदी और आपका इंग्लिश जो है वो डिस्कस होगा।